डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस बायोलॉजी भागलपुर। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है डार्विन की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ डार्विनिज्म। तो बच्चों, पहले मेरी कक्षाओं को समझिए अच्छे से कि पिछले वीडियो में जो मैंने डिस्कशन किया था, उस वीडियो में ये बताया था कि डार्विन के लाइफ में किस तरीके से डिस्टर्ब आया था और कितने संघर्ष करने के बाद उन्होंने अपने थ्योरी को प्रकाशित किया था। ये हम लोग समझ चुके थे। और उस थ्योरी में जो मुख्य बातें थी वो था प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के द्वारा ही कोई जीव अपने आप को अस्तित्व में रख सकता है, अर्थात वो जीवित रह सकता है। अगर वो प्रकृति के साथ तालमेल नहीं बिठाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, अर्थात उसकी जनसंख्या में ह्रास आता है। ये बातें हम लोग कर चुके थे। और क्या याद रखना आप लोगों को कि लेमार्क और डार्विन में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है। लेमार्क का जो थ्योरी था उसका मेन जो थीम था, मुख्य फोकस क्या गया था कि अंग के उपयोग और अनुपयोग के बारे में, अगर उपयोग करते हैं तो साथ देगा, नहीं तो नष्ट होगा। ये बातें हम लोग की। लेकिन यहाँ पर जो डार्विन का थ्योरी था ये नेचुरल सिलेक्शन के बेस पे है। प्रकृति में खुद से चयन कीजिए कि हमको किस तरीके से जिंदा रहना है और सर्वाइव करना है। इसके लिए आपको जो प्रश्न पूछा जाएगा शॉर्ट में पूछ देगा कि डार्विन के थ्योरी की व्याख्या करें या फिर डार्विनवाद की व्याख्या करें। तो ये व्याख्या का मतलब पहले समझते हैं। व्याख्या का मतलब हुआ कि डार्विन ने जो अपना निष्कर्ष दिया, इसके लिए उन्होंने किन किन तरीके की परिस्थिति पर निष्कर्ष किया, उसके बारे में हम लोग फोकस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, इसके लिए आपको कुछ मुख्य बिंदु पर चर्चा करना है। जैसे कि पहला बिंदु हमारा है कि जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, अर्थात किसी भी जीवों में जो संतान को उत्पन्न करने की क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है। कहने का मतलब क्या होगा, कितना उत्पन्न करना है संतान, ये बात नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं कि कोई भी जीव जंतु अधिक से अधिक संख्या उत्पन्न कर सकता है। तो यही पहला पॉइंट हमारा हो गया, इनॉर्मस फर्टिलिटी इन ऑर्गेनिज्म, अर्थात कि जीवों में जो संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है बहुत अधिक होती है। इसके लिए कुछ उदाहरण हम लोग देंगे। जैसे समझिए, पहले प्रत्येक जीव चाहे वे जंतु या पादप हो, वह अत्यधिक संख्या में संतान उत्पन्न कर सकता है। पहली बात, वो अलग बात है कि प्रकृति उसे होने नहीं देगा, वो अलग बात है, लेकिन वो चाहे तो अधिक संतान उत्पन्न कर सकता है। उदाहरण एक दो डाल देते हैं हम लोग, ठीक है। क्या उदाहरण है, देखिए। एक समुद्री सीपी ऑयस्टर एक वर्ष में 6 करोड़ अंडा देती है, यानी 6 करोड़ अंडा का मतलब हुआ कि 6 करोड़ संतान उत्पन्न कर सकता है एक समुद्री सीपी। दूसरा जो हमारा था एस्केरिस, एक दिन में 27 लाख अंडा देती है। यह एक परजीवी है जो मनुष्य के शरीर के अंदर पाया जाता है। यह एक दिन में लगभग 27 लाख अंडा देती है। ध्यान दीजिएगा। हाथी का एक जोड़ा, मतलब एक जोड़ा हाथी का एक औसत देखा गया है कि 750 वर्ष में लगभग 19 लाख हाथी उत्पन्न कर सकता है। वो अलग बात है कि हाथी को उत्पन्न करने के लिए वैसा एनवायरमेंट नहीं है, तो इसलिए उसका जो ब्रीडिंग कैपेसिटी है वो घट रहा है, वो अलग बात है, लेकिन वो कर सकता है। अगर मानव को देखा जाए तो सबसे अधिक समस्या मानव के साथ आती है कि मानव की आबादी कृत्रिम रूप से नहीं रोका जाए तो, यानी मनुष्य जो संतान उत्पन्न करता है वो 2-3 करने के बाद उसको किसी न किसी तरीके से बैरियर डालता है, ठीक है, जो हम लोग इससे पहले जनरल स्वास्थ्य वाले चैप्टर में पढ़ चुके थे। अगर नहीं रोका जाए तो आने वाले समय में इनकी आबादी इतनी बढ़ेगी कि पृथ्वी पर मानव को खड़ा होने का स्थान नहीं बचेगा। यानी अगर फ्री कर दिया जाए सभी मनुष्य को कि जितना संतान उत्पन्न करना करो अपने जीवन काल में, इतना संख्या उत्पन्न हो जाएगा, आने वाले कुछ लंबे समय के बाद इस पृथ्वी पर मनुष्य खड़ा नहीं हो सकता, इतना आबादी बढ़ जाएगी। इसको ध्यान रखना है। तो इन सारी बातों को लेते हुए डार्विन ने के अनुसार, ध्यान देना है पर, डार्विन के अनुसार किसी भी जीवों में कितनी भी क्षमता क्यों न हो, लेकिन प्रकृति उसे किसी न किसी रूप से, औसत रूप से उसे संतुलित रखती है। यानी डार्विन का कहना था लाख संतान उत्पन्न करने की क्षमता क्यों न हो किसी जीवों में, किसी भी जीव, मनुष्य हो, कुत्ता, हाथी, बिल्ली, किसी में भी, लेकिन प्रकृति उसे इस बात की अनुमति देगी ही नहीं। यानी प्रकृति क्यों नहीं देगी, जैसे मान लीजिए, प्रकृति को समझिए अच्छे से। जैसे मान लीजिए कि हम संतान उत्पन्न करें, अब एक संतान अभी है, दूसरा आएगा, तो कहीं ना कहीं मन में एक डर बैठ जाता है कि अब अगर ज्यादा संतान उत्पन्न करते हैं हम लोग, फिर उनका परवरिश करने में समस्या उत्पन्न होगी। परवरिश, मान लीजिए कि अभी हम लोग बहुत कम इनकम में 2-3 परिवार रह लेते हैं, 5 परिवार आ जाएगा, जिसमें 5 परिवार अगर
बढ़ जाता है उसका दवाई का खर्चा, उसका खाना, उसका पढ़ाई लिखाई, उसके और सभी संसाधन को एकत्रित करने में व्यस्तता उत्पन्न होगी और उसमें डिस्टर्ब होने के कारण हम लोग क्या करते हैं कि चाहते हैं कम जनसंख्या में, यानी हमारा जो संतान है वो कम हो, जिससे कि हम लोग खुशी से अपना लाइफ को जी सके। प्रकृति में वैसे संसाधन भी नहीं है जो उसे ये अनुमति देगा कि इतना संतान का वो अच्छे तरीके से उसका पालन कर सके। ऐसी बातें को हम लोग को समझना है। तो डार्विन का कहना था कि प्रचुर क्षमता होने के बाद भी कोई भी जीव अधिक संतान उत्पन्न नहीं कर सकता, किसी न किसी तरीके से उसकी मृत्यु होगी या फिर उसके जनसंख्या में कमी आना फिक्स है। आइए ध्यान दीजिए। जीव संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। संघर्ष क्या होता है, ये बातें तो हम लोग कल भी डिस्कस किए थे कि अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें खुद से संघर्ष करना होगा कि हम इस प्रकृति में किस तरीके से रह सकते हैं। इसके लिए खुद से सेल्फ हमको स्ट्रगल करना पड़ेगा इस प्रकृति के साथ, और अपने संसाधन जो उपयोगी संसाधन है हमारा, हर जीव का अपना एक उपयोगी संसाधन होता है। जैसे मान लीजिए कोई पक्षी है, आप उसे खाना नहीं देते लेकिन वो पूरा दिन उस अपने खाना के लिए जहां तहां बौखते रहता है और कहीं ना कहीं दिन भर कुछ जुगाड़ करके वो खा ही लेता है, चाहे जैसे भी खा ले। स्ट्रगल खुद से करना है फॉर एग्जिस्टेंस, यानी उसे जीवित रहने के लिए। ध्यान दीजिए यहाँ पर कि सभी जीव में भोजन तथा आवास, ये दो मुख्य चीजें हम बात बताए थे कि कपड़ा पहनने से ज्यादा आवश्यकता जिंदा रहने के लिए आदमी को भोजन और रहने के लिए एक स्थान चाहिए। ध्यान दीजिए, हम ऐसा नहीं कहते हैं कपड़ा मत पहनिए, ऐसी बात नहीं है। कपड़ा कैसे भी पहनेगा लेकिन खाना आपको खाना जरूरी है, कपड़ा फटा भी रहेगा तो चलेगा ना। तो ये भोजन और आवास, कुछ दिन पहले मूवी आई थी रोटी कपड़ा और मकान। तो रोटी कपड़ा और मकान में रोटी मकान ठीक था, कपड़ा अब चूंकि समय बदल चुका है तो कपड़ा की आवश्यकता है अपने सामाजिक परिवेश के, लेकिन वो कैसे भी तो चलेगा, ठीक है। लेकिन ये जो खाना कुछ ना कुछ आपको खाना होगा, और इसी के लिए जीव क्या करता है, संघर्ष करता है, जो मुख्यतः 3 प्रकार से हो सकता है। ध्यान देना, अब ये संघर्ष जो जीव करता है आपस में, ये 3 तरीके से संघर्ष करता है। पहला देखिए, सबसे पहला है सो जातीय, एक ही जाति के बीच में भोजन आवास के लिए झगड़ा। जैसे आप परिवार को देख लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि अगर हम लोग 2 भाई हैं, अब 2 भाई है तो अब अभी से जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाएगी, छोटी छोटी चीजों के लिए भाई में आपस में मतभेद होना शुरू हो जाता है। लगता है ये हमें मिल जाए, वो उसको लगता है ये हमें मिल जाए, क्योंकि इससे पहले वो जिम्मेदारियां नहीं कर, जिम्मेदारी बढ़ेगी उम्र के साथ तो सब चाहता है हमें ये संसाधन मिले। तो सो जाती है, मतलब एक ही तरह के जीव में या एक ही तरह के जाति के बीच में जो किसी एक संसाधन के लिए अगर आपसी खींचातानी हो, यानी उसमें अगर उसको स्ट्रगल करना पड़े, उसको हम लोग कहते हैं सो जातीय। सो जातीय को हम लोग कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक। इस प्रकार के संघर्ष एक ही जाति के बीच भोजन आवास के लिए होता है। यहाँ सारी बातों को नहीं लिखे, आप इसको बना के लिख सकते हैं कि एक ही तरह के संसाधन के लिए एक ही परिवार के सदस्य के बीच में आपस में मतभेद शुरू हो गया, और उसमें जो ताकतवर है वो सारा हड़प करके अपना जिंदगी चला रहा है, और जो कमजोर है वो गरीब बन के साइड से रह रहा है जैसे तैसे। कुछ दिन तक प्रकृति साथ दिया तो जिंदा रहेगा, अदरवाइज उसकी मृत्यु भी हो सकती है। आइए ध्यान दीजिए। अब अंतर जातीय मतलब इंटर स्पेसिफिक, एक ही स्थान पर 2 या 2 से अधिक जाति के बीच अपनी आवश्यकता के लिए संघर्ष करना। ये एक छोटा छोटा क्वेश्चन याद रखना है कि अब है क्या कि 2 अलग जाति के लिए, जैसे एक संसाधन है, उदाहरण के रूप में आप ऐसे समझिए कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है। अब चूहा के ऊपर कुत्ता भी दौड़ेगा, बिल्ली भी दौड़ेगा, तो सिंपल सी बात है, कुत्ता ताकतवर, बिल्ली को मार के चूहा खा लेगा, तो कहीं ना कहीं कुत्ता जिंदा रहेगा, बिल्ली मर जाएगी। इस तरीके से लेकिन 2 अलग जाति के, लेकिन 2 बिल्ली अगर सामने आ जाए तो उसे सो जाती है। एक बिल्ली और कुत्ता चूहा के लिए मार कर रहा है, वो है आपका अंतर जाति, ऐसे समझना है। वातावरण संबंधी, ये सबसे मेजर फैक्टर है, सबसे मुख्य फैक्टर जो होता है वो है वातावरण संबंधी। इसमें किसी का बस नहीं चलता है, यानी कि यदि वातावरण अनुकूल हो तो कम संघर्ष होता है, और यदि प्रतिकूल हो जाए तो अधिक संघर्ष करता है। अनुकूल प्रतिकूल को समझिए पहले। जैसे मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे कि कहीं पर बाढ़ आ रहा है, बाढ़ मतलब काफी बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, या फिर कोई भूकंप का इलाका है जहां पर, अब उस स्थिति में क्या हो गया कि प्रकृति के साथ वो प्रतिकूल वातावरण बन चुका है। अब जैसे ही पानी का समय आएगा उससे मन में चिंता बना रहता है कि हम यहाँ से सारा सामान समेट कहीं सूखे स्थान पर चले जाते हैं, वहां अपने जीवन को सर्वाइव करेंगे। और वो समेट के अगर जा सकता है तो बचेगा, अगर सोचेगा धोड़ इस साल बाढ़ नहीं आने वाला है, हम तो बच जाएंगे, तो फिर बच जाएगा। अगर गलती से रात में पानी बढ़ गया तो डूब के वो नष्ट हो जाएगा।
तो कहना मतलब है यह प्रतिकूल वातावरण में हमेशा तैयार रहना है। अनुकूल मतलब हो गया पानी सूखा दिन में, अनुकूल वातावरण है तो 6 महीना पानी नहीं पड़ने वाला है, चलो हम लोग अच्छे से रह रहे हैं, माइंड फ्री होकर सो रहे हैं, अभी बरसात का समय नहीं है, वो अनुकूल वातावरण। तो अगर अनुकूल वातावरण रहे तो वहां पर कोई भी सर्वाइव कर लेगा, और अगर वातावरण ही प्रतिकूल हो जाए तो किसी का बस नहीं चलता है। इसी उदाहरण के रूप में आप अभी का भी देख लीजिए, ये जो कोविड-19 का माहौल बना हुआ है, क्या है कि अभी हमारा जो इन्वायरमेंट है ऐसा बन चुका है चारों तरफ कि हम लोग को प्रतिकूल नजर आ रहा है, अनुकूल कुछ भी नहीं है। हर काम डर के हम लोग कर रहे हैं, मार्केट निकलते हैं डर के निकलते हैं, कहीं जाते लगता है कोरोना हो जाएगा, जरा सा गला में खराश आता है तो खिंचते लगता है कि वहाँ पे कोरोना हो गया, ऐसे वैसे मतलब किसी भी तरीके से हम लोग डरे हुए हैं। यानी कि अभी नहीं भी अगर बीमारी है तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या होगा, वो ऐसे भी डैमेज होना है। और ध्यान रखिए, यहाँ पर एक छोटी सी बात बता देते हैं कोविड-19 से बचने के लिए कि अपने आप को हमेशा पॉजिटिव फीडबैक में लेके चलें, क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक अगर हम लोग रखते हैं हमेशा, हमारे बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है हमेशा। और अगर नेगेटिव हम लोग नकारात्मक विचार के साथ हमेशा चलेंगे इस माहौल में तो कहीं ना कहीं हमारे इम्यून सिस्टम में नेगेटिव फीडबैक आएगा और हमारे बॉडी में उस तरह के हार्मोन्स और एंजाइम एक्टिव हो ही नहीं पाएगा, और हम लोग रियल रूप से कहीं ना कहीं हमारा इम्यून सिस्टम ऐसे भी डैमेज हो जाएगा। इसलिए बिंदास रहना है, मस्ती में घूमते रहना है, और हमेशा ये सोचना है हम लोगों को ऐसा कुछ भी आसपास हमारा नहीं है और हमें कुछ नहीं हो सकता। ये सिर्फ सोच के हम लोग चलेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग पॉजिटिव बने रहेंगे। इस छोटे से संदेश के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हमारा विभिन्नताएं। ये विभिन्नताएं क्या है समझिए। विभिन्नताएं का मतलब होता है कि वेरिएशंस, डाइवर्सिटी को जैव विविधता कहते हैं। ये हमारा विभिन्नताएं, वेरिएशन, क्या वेरिएशन है समझिए। प्रत्येक जीवधारी एक दूसरे जीवधारी के लिए से भिन्न होते हैं, इसलिए उन्हें अपने आप को वातावरण के साथ तालमेल बैठाकर ही चलना पड़ता है। यानी कि प्रकृति में जितने भी जीव जंतु है, प्रत्येक जीव जंतु को कहीं न कहीं दूसरे जीव जंतु से भी काम लगता है, इसीलिए तो उसको अपने प्रकृति के साथ तालमेल बैठा कर रखे तो भी वो सर्वाइव कर सकेगा। इस तरीके से हमारा 3 मुख्य पॉइंट कंप्लीट हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट। डियर स्टूडेंट्स, अब जो हमारा अगला टॉपिक है योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। यानी कि हमें इस प्रकृति में होने वाले किसी भी परिवर्तन के अनुसार अपनी जो योग्यता है उसको अधिकतम सीमा तक उसको उपयोग कर लेना। यानी हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हम प्रकृति में किसी भी तरीके की अगर घटनाएं घटती हैं, यानी किसी तरह का आपदा आती है, तो हम अपने आप को बचाने के लिए ये मेरी जिम्मेदारी बनता है, उसके साथ हम कैसे बच पाएं। उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कहीं जंगल में हम जा रहे थे, अब पीछे से खूंखार कोई जानवर पड़ गया। अब हमें गाछ पर चढ़ना नहीं आता है, चढ़ना ही नहीं आता, कभी गाछ पर नहीं चढ़े थे कभी भी, लेकिन अब एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जो अगर हम उस पेड़ पर नहीं चढ़ जाते किसी भी तरीके से तो हमें वो जानवर खा जाता है, मान लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए अपनी खुद की जिम्मेदारी को विकसित करते हुए हम लोग क्या करते हैं, उस गाछ पर चाहे जैसे भी हम लोग चढ़ के डाली पे लटक जाते हैं और बच जाते हैं कुछ देर के लिए। ठीक है, कुछ देर के लिए नहीं, मेरा मतलब कि बच जाते हैं, फिर उस जानवर से निपटने के लिए मौका का तलाश करेंगे, फिर हम बच जाएंगे। लेकिन अगर हमें लगेगा नहीं, लगता है ये बाघ ईमानदार होगा या ये जानवर ईमानदार होगा, ये हमें खाएगा नहीं, तो हो सकता है कि हमें नष्ट कर दे, तो हमारी आने वाली पीढ़ी क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। यानी हमारा जो जैव विकास का सिद्धांत के अंतर्गत हम क्या आएंगे, नष्ट हो जाएंगे। नहीं, उसी तरीके का एक उदाहरण यहाँ पर लिए हैं कि जीवों के अंदर वातावरण में चलने के लायक योग्यता होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए अगर एक खरगोश को देखा जाए तो बहुत अधिक तेज दौड़ता है, और वे जंगल में जो जानवर पाए जाएंगे उससे बचने के लिए वो अधिकतम प्रयास करता है कि हम बचें और दौड़ जाता है। लेकिन कुछ आलसी किस्म का जो खरगोश होगा, लेकिन जो आलसी खरगोश होगा वे नहीं दौड़ेगा, तो दौड़ेगा कि दौड़ नहीं पाएगा, तो अच्छा काम चलिए जाएगा, क्या दिक्कत है, साथ थोड़ा हमको खाइए जाएगा, तो वे नहीं दौड़ने की वजह से क्या होगा, वह नष्ट हो जाएगा, यानी वो खत्म हो जाएगा। इस बात को हम लोग समझ चुके हैं। अगला देखिए टॉपिक क्या है, विभिन्नताओं की वंशागति तथा प्राकृतिक वर्ण। मतलब विभिन्नताएं जो आती है वो वंशागति भी होती है और वो प्राकृतिक वर्ण, मतलब कि अगर जैसे कि हम ऐसे समझते हैं, इसको उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि मेरा जो वंश है, तो जैसे कि अभी जो वंश मतलब हो गया एक पीढ़ी हम लोग हैं, अभी क्या एक पीढ़ी है कि अभी हम किसी के संतान थे, अब मेरा कोई संतान है। अब हम जिस तरीके से अपनी लाइफ को जी लिए
उस तरह से मेरा संतान भी उसी लाइफ को जिएगा, इस बात की गारंटी नहीं ले सकते हैं। वो अपने अनुसार अपनी लाइफ को जीना चाहेगा। उस समय क्या परिस्थिति, पारितंत्र कैसा रहेगा, कैसा एनवायरनमेंट रहेगा, इसके अनुसार वो अपने आप को चलाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं कि अब जो प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर जो अपना एडेप्टेशन किया है, अपना जो अनुकूलन किया है, उसके अनुसार उसके शरीर की क्षमता विकसित हो जाएगी और वही गुण फिर अगले वंश में चला जाएगा, यानी कि वंशागति होगा। यानी जो प्रकृति का वर्ण करते हैं उस वर्ण के अनुसार जो हमारे अंदर लक्षण आता है वो भी वंशागति हो सकती है। जैसे देखिए, जैव विकास के दौरान जीवों की अनुवांशिकी संगठन में परिवर्तन आता है। जैसे जैसे जैव विकास होगा, अनुवांशिकी संगठन मतलब उसके अंदर अनुवांशिकी संगठन को पहले समझ लीजिए, बार बार बता रहे हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो डीएनए जिस जीन से बना है, उस जीन का जो कोडिंग है, अर्थात वो जीन जिस करेक्टर को शो कर रहा है, उस करेक्टर में भी बदलाव आता होगा। जो लगातार वीडियो को फॉलो कर रहा है वो पक्का समझ गया होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। तो संगठन परिवर्तन आता है और यह परिवर्तन समष्टि पॉपुलेशन जनसंख्या के विभिन्न लक्षण को प्राकृतिक चयन के फलस्वरूप ही आता है। यानी प्राकृतिक चयन के द्वारा उसके शरीर की संरचना में परिवर्तन आया, वो फिर वंशागति हो गया, ऐसा भी सिद्धांत माना गया था। अगला देखिए क्या है, बदलते वातावरण में परिवर्तन की क्षमता, कैपेबिलिटी टू चेंज विद एनवायरनमेंट। ये तो हम लोग इससे पहले भी डिस्कस किए थे कि बदलते परिवेश के साथ अपने आप को चेंज करते रहने की क्षमता अगर होती है तो डार्विन का कहना था कि वो जिंदा रहेगा, अदरवाइज उसकी मृत्यु होना तय है। जीवों में वातावरण के अनुकूल अपने आप को बनाने की क्षमता होनी चाहिए। जो जीव वातावरण के अनुकूल अपने आप को बना लेता है वो जीवित रहेगा। जैसे उदाहरण के रूप में डायनासोर वातावरण में परिवर्तन के कारण ही नष्ट हो गया था। डायनासोर जब इस वातावरण में परिवर्तन आया तो डायनासोर अपने आप को चेंज नहीं कर पाया तो वो बच जाता। अगर अपने आप को चेंज कर लेता तो बचता, चेंज नहीं कर पाया तो उसके लिए एनवायरनमेंट ही समाप्त हो गया और वो क्या हो गया, नष्ट हो गए। आइए, नई जाति का उद्भवन, ये तो हम लोग समझ चुके हैं कि नई जाति का उद्भवन क्या हुआ कि बदलते परिवेश के साथ अनुवांशिकी संगठन में परिवर्तन आया और अपने मूल प्रजाति से बिल्कुल अलग होकर एक नई प्रजाति का विकास हो गया और फिर वो नई प्रजाति का शारीरिक संरचना भी अलग अलग हो जाता है। जैसे समझिए, नई पीढ़ी अपनी मूल प्रजाति से अलग होकर इतनी विभिन्न लक्षण को शो कर देती है जो नई प्रजाति बना देती है, जिसे जाति का उद्भवन, यानी उद्भवन का मतलब विकास कहलाता है। जैसे शेर, चीता, तेंदुआ, क्या है ये सब एक ही तरह के जीव हैं, लेकिन कुछ दिन पहले इस सब का जो था एक प्रजाति था, लेकिन वो अलग अलग क्लाइमेट में रहा और अपना अलग अलग बॉडी के तरीके से वो काम किया और उसके शरीर का संरचना और आकार बदल चुका है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इससे पहले जो था पूर्वज वो एक ही तरह का होगा और अभी के समय में वो नई जाति के रूप में विकसित हो गया है। अर्थात चीता का बच्चा चीता कहलाएगा, बाघ का बच्चा बाघ कहलाएगा। लेकिन कुछ दिन पहले की, कुछ दिन नहीं, करोड़ों वर्ष पहले की बात है कि ये सब का जो पूर्वज होगा वो एक ही टाइप का होगा, ऐसा माना जाता है। तो बच्चों, आज हम लोग क्या किए कि डार्विन थ्योरी को कंप्लीट कर दिए। अब जैव विकास के सिद्धांत के अंतर्गत और एक वीडियो आना है मेरा, जिससे जैव विकास का सिद्धांत कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा एनसीईआरटी के पैटर्न पर पहले फॉलो हम कर रहे हैं, जो भी टॉपिक बचा हुआ है उस पर वीडियो आएगा। 2 से 3 लेक्चर के बाद ये जैव विकास का सिद्धांत कंप्लीट हो जाएगा।